हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये समझा है कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में चेंजेस लाए गए कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, और उसके बाद हमने उन चैलेंजेस के बारे में भी समझा जो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को और किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है पॉलिटिक्स में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म। मतलब कि यहाँ पर हम जातिवाद के बारे में समझने वाले हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं इस बिलीफ सिस्टम से। इसके बाद हमारे इस लेक्चर का दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में। मतलब हम कास्ट के उन सभी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसके रूप में पॉलिटिक्स में कास्ट का यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community। तो इस पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हम कास्टिज्म का, जातिवाद का मतलब समझ लेते हैं। कास्टिज्म भी एक बिलीफ सिस्टम है जो ये मानता है कि जाति के आधार पर हमें सोसाइटी को डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में, और यहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है जाति के आधार पर हायरार्किकली। मतलब ये कहा जाता है कि कुछ जातियां सबसे ऊपर होंगी और कुछ जातियां सबसे नीचे होंगी, और उस बेसिस पर फिर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, भेदभाव भी किया जाता है। इस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग एक कास्ट के लोग एक ही सोशल कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं और उन सभी के इंटरेस्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पर हर एक कास्ट ग्रुप अपने आप को सुपीरियर मानता है और दूसरे कास्ट ग्रुप को इंफीरियर मानता है, जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इसी बिलीफ सिस्टम को, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि एक जाति सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा शुद्ध है, और दूसरी जाति इंफीरियर है, वो अशुद्ध है, इसी बिलीफ सिस्टम को जातिवाद बोला जाता है, कास्टिज्म बोला जाता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है कि कम्युनलिज्म के तरह ही कास्टिज्म में भी ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि कास्ट ही वो बेसिस होना चाहिए जिसके आधार पर एक सोशल कम्युनिटी सोसाइटी में फॉर्म करी जाएगी। आप सभी को याद होगा, हमने कम्युनलिज्म में ये पढ़ा था कि कम्युनलिज्म में ये माना जाता है कि रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर सोसाइटी में सोशल कम्युनिटी को फॉर्म किया जाता है, और हर एक रिलीजन का जो व्यक्ति होता है वो एक ही कम्युनिटी का हिस्सा होता है। डिफरेंट रिलीजन के लोग एक सिंगल सोशल कम्युनिटी को फॉर्म नहीं कर सकते। तो कम्युनलिज्म के आइडिया के तरह ही कास्टिज्म का आइडिया भी होता है। यहाँ पर भी यही माना जाता है कि कास्ट बेसिस होना चाहिए सोशल कम्युनिटी का, मतलब जाति के आधार पर हमें सोशल कम्युनिटी को फॉर्म करना चाहिए। बस डिफरेंट क्या है कि कम्युनलिज्म में ये माना जाता है कि रिलीजन के आधार पर सोशल कम्युनिटी को फॉर्म किया जाएगा, और कास्टिज्म में माना जाता है कि जाति के आधार पर सोशल कम्युनिटी को फॉर्म किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which they do not share with anyone from another caste। तो यहाँ पर भी आप कम्युनलिज्म के आइडिया का ही एक रूप देख सकते हैं कास्टिज्म में। जैसे कम्युनलिज्म में ये माना जाता है कि जो लोग एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो एक ही सोशल कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे, और इन सभी लोगों के इंटरेस्ट जो होंगे वो सेम होंगे और दूसरे ग्रुप से अलग होंगे,
उसी तरीके से कास्टिज्म में भी यही माना जाता है कि एक जाति के लोग जो होंगे वो एक ही सोशल कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे और वो नेचुरली ही फॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि एक कास्ट के लोग जो हैं वो हमेशा एक साथ ही रहने चाहिए। और उस कास्ट ग्रुप के जो भी लोग होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, उन सभी के सेम इंटरेस्ट होंगे और वो इंटरेस्ट अलग होंगे, डिफरेंट होंगे दूसरे कास्ट ग्रुप के लोगों के इंटरेस्ट से। मतलब कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप के लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम नहीं हो सकते, और इसी वजह से सोसाइटी में फिर डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है और लोग अपनी एक कास्ट ग्रुप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं और दूसरों को इंफीरियर मानने लग जाते हैं और डोमिनेट करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को। तो यहाँ पे हमने कास्टिज्म के बारे में समझ लिया है, जातिवाद के बारे में समझ लिया है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे ये जो कास्ट सिस्टम है, कैसे ये जो कास्टिज्म का बिलीफ है, ये पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है और कैसे ये बिलीफ सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। लेकिन ये हम समझेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फॉर्म के साथ। यहां पर लिखा है, When parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर लिखा है कि जो सबसे पहला फॉर्म होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स का, वो ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को चुनती हैं, चूज करती हैं चुनावों में, इलेक्शंस में, जो कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा नंबर में होते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमारे देश में चुनावों के दौरान क्या किया जाता है, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, सीट्स होती हैं, चाहे वो लोकसभा सीट्स हो या विधानसभा सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, जो भी क्षेत्र होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो उस क्षेत्र की कास्ट कॉम्पोजिशन को चेक करती हैं, देखती हैं। मतलब वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि किसी एक क्षेत्र में कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं, कौन कौन से वोटर्स हैं और वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं उस क्षेत्र में, कौन से जाति के लोग कम हैं, या फिर कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा डोमिनेंट हैं या डिसाइडिंग फैक्टर हैं किसी भी एक क्षेत्र में। और फिर वो उसी कास्ट कॉम्पोजिशन के आधार पर कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, उम्मीदवारों को चूज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, वोटर्स, और कास्ट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जाति संरचना, कि किसी एक क्षेत्र में कौन कौन से कास्ट के, जाति के लोग रहते हैं और उनका नंबर क्या है, वो कितनी परसेंटेज में वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक बिहार की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है काराकाट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ की अगर हम कास्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे कुशवाहा और यादव जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि ओबीसी में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर और भी कई जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी में कौन है, कुशवाहा और यादव। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो उन्हीं कैंडिडेट्स को चूज करेंगी, उन्हीं उम्मीदवारों को चूज करेंगी जो कि या तो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते होंगे या यादव जाति से बिलोंग करते होंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हासिल कर पाए और चुनावों में जीत हासिल कर पाए। मस्टर का मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित कर पाए, जुटा सके, ताकि उनको वो इलेक्शंस में जिता पाए। तो ऐसे ही हमारे देश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है, हर एक क्षेत्र की कास्ट कॉम्पोजिशन देखी जाती है और उन्हीं लोगों को खड़ा किया जाता है जो या तो डोमिनेंट कास्ट के ही मेंबर होते हैं, उसी कास्ट से बिलोंग करते होते हैं, या तो जो क्षेत्र की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाली कास्ट होती है उस कास्ट से बिलोंग करते हैं।
और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों के वोट, उस कास्ट ग्रुप के वोट उसी कैंडिडेट को आए और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उस क्षेत्र में जीत सके। ऐसा हमारे देश में क्यों होता है? क्योंकि आज भी हमारे देश में जाति एग्जिस्ट करती है, कास्ट एग्जिस्ट करती है और आज भी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज, पहचान हमारे लिए जरूरी है। आज भी लोग उन्हीं लीडर्स को चुनते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनना प्रेफर करते हैं जो उनके कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो उन्हीं की जाति के होते हैं। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपने ही कास्ट के किसी व्यक्ति को चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, तो उसकी मदद से वो जो व्यक्ति होगा, वो जो लीडर होगा, वो उनके कास्ट ग्रुप के बारे में सोचेगा, वो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से आज भी जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं और इसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में उठाती हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है? When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. अभी हमने ऊपर ये समझा था कि कैसे चुनावों के दौरान जाति का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि जब चुनाव हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, सरकार को फॉर्म किया जाता है, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो हर एक व्यक्ति को जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है या हर एक समुदाय के व्यक्ति को, लीडर को, वो एक रिप्रेजेंटेशन दे। मतलब कि उन्हें मिनिस्टर्स बनाए, जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका एक हिस्सा बनाए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कोशिश करती हैं, वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो डिफरेंट कास्ट के लोगों को, लीडर्स को, डिफरेंट ट्राइब्स के लोगों को, लीडर्स को वो एक जगह दे मंत्रिमंडल में, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी उस कास्ट से लोग बिलोंग करते होंगे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। उन लोगों को ये लगेगा कि हमारे कास्ट के एक व्यक्ति को एक पोजीशन दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को, उस लीडर को ऑटोमेटिकली और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो अगेन वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जाति के आधार पर इस बात का ध्यान रखा जाता है और यही बन जाता है हमारा सबसे पहला फॉर्म कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब सबसे पहले फॉर्म के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फॉर्म के तरफ। यहाँ पर लिखा है, Political parties and candidates in elections make appeals to caste sentiment to muster support. अब ये जो दूसरा फॉर्म है कास्ट इन पॉलिटिक्स का, वो क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो चुनाव में क्या करते हैं? वो लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स का सहारा लेते हैं, वो जातिगत सेंटिमेंट्स का, जातिगत भावनाओं का सहारा लेते हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए और लोगों के सपोर्ट को हासिल करने के लिए, सपोर्ट को जुटाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी बातें की जाती है कि हम आप ही के कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम इस कास्ट ग्रुप के लिए बहुत कुछ करेंगे, वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएंगे, आपका कल्याण करेंगे, आप हमारी ही जाति से बिलोंग करते हैं, हम सभी जाति के लोगों को एक साथ मिलकर रहना है, तो हम इसी को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके की बातों से, इस तरीके से क्या किया जाता है? सपोर्ट को इकट्ठा किया जाता है, जाति के आधार पर लोगों के सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया जाता है और यही बन जाता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है? Some political parties are known to favor some castes and are seen as their representatives. हमारे देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कुछ कास्ट को, कुछ खास कास्ट को फेवर करती हैं, ठीक है? और इसी वजह से उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वो कास्ट ग्रुप के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तरह भी देखते हैं, अपने प्रतिनिधि के तरह भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, जो कि ओबीसी के लिए, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए, ग्रुप के लिए काम करती है, तो ओबीसी ग्रुप के जो लोग हैं वो इन्हीं को ज्यादातर सपोर्ट करेंगे। उसके बाद है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये फेवर करती है दलित्स को, तो इसीलिए जो दलित ग्रुप के लोग होंगे वो ज्यादातर सपोर्ट करते होंगे बीएसपी को। इसके बाद यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी।
और इस पार्टी का सपोर्ट किसके तरफ रहता है, ये किसको फेवर करती हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको ये ज्यादातर फेवर करती हैं। तो इसीलिए जो ट्राइबल कम्युनिटी होगी वो ज्यादातर इसी पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो इसी तरीके से हमारे देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कुछ कास्ट ग्रुप को टारगेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनका फेवर करती हैं, जिसके वजह से वो कास्ट ग्रुप्स जो हैं इन रिटर्न उन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं चुनावों के दौरान, इलेक्शंस के दौरान। और इसी तरीके से कास्ट यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पॉलिटिक्स में और इन्फ्लुएंस भी करता है पॉलिटिकल डिसीजंस को। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्म कास्ट इन पॉलिटिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स के तरफ। यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? हमारा वोट करने का अधिकार। हर एक 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को हमारे देश में यह अधिकार है कि वो वोट कर सकता है, वो मत डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट का मतलब है एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होगा, जिस वजह से हर एक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वन पर्सन वन वोट का, इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो मजबूर हो गए, कंपेल हो गए कि वो मोबिलाइज करें, लोगों को इकट्ठा करें, मोबिलाइज करें और पॉलिटिकल सपोर्ट को सिक्योर करें, पॉलिटिकल सपोर्ट को हासिल करना शुरू कर दें। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है ये समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले हम एक डेमोक्रेसी तो नहीं थे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद बने। तो इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय ब्रिटिश इलेक्शंस हुआ करते थे। ब्रिटिश इलेक्शंस में वही लोग वोट कर सकते थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी। उन इलेक्शंस में क्या होता था, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, जो विमेन थी या जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। उनको अधिकार नहीं था कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें या फिर वोट डालें। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय क्या हुआ, हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसको ये अधिकार दिया गया कि आप वोट दे सकते हैं। और ये भी बोला गया कि हर एक पर्सन के पास एक वोट होगा और वो वोट डिसाइड कर सकता है कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार नहीं बनेगी। तो इस वजह से पहले जिन जातियों को, जिन पिछड़ी जातियों को, जिन लोगों को साइडलाइन किया जाता था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जिनको इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता था, अधिकार नहीं दिया जाता था वोट करने का, वो सभी लोग, वो सभी जातियां अब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गई। क्योंकि अब पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझ में आ गया कि हर एक व्यक्ति जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है। जिसके वजह से अब उन्होंने क्या किया, सभी जातियों को अप्रोच करना शुरू किया। उन्होंने सभी लोगों के पास जाना शुरू किया ताकि उन्हें उन लोगों का सपोर्ट मिले। तो अब जो भी लोग पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे वो लोग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे, बन चुके थे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। और इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स अब कंपेल हो चुके थे कि वो सिक्योर करें पॉलिटिकल सपोर्ट को, जिसके वजह से कास्ट को इंक्लूड भी किया गया, कास्ट का इस्तेमाल भी किया गया पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट्स जो हैं वो किसी एक लीडर के तरफ आए जाति के आधार पर। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। वो फायदा क्या था ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिदेरटू ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो लोग अब तक इंफीरियर के तरह ट्रीट किए जा रहे थे, जो अब तक लो के तरह ट्रीट किए जा रहे थे कि आप पिछड़ी जाति के हैं, आप नीचे आते हैं, आप अनटचेबल्स हैं, तो जिन भी लोगों को अब तक
इंफीरियर ट्रीट किया जा रहा था, लो ट्रीट किया जा रहा था, अब उनके अंदर भी क्या आ गई थी? अवेयरनेस आ गई थी, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस आ गई थी। उनको समझ में आ चुका था कि अब हमारे वोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अब हम भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हमारे पास भी ये पावर है कि हम किसी भी सरकार को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और इसी वजह से उन सबके अंदर एक नया विश्वास आया डेमोक्रेसी में। उनको ये विश्वास आया कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा वोट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और हमारे देश की पॉलिटिक्स के लिए। हिदेरटू का मतलब क्या होता है? अब तक। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि अब तक जिन भी जातियों को, जिन भी लोगों को इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, लो ट्रीट किया जाता था, अब उनके अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी थी कि वो भी जरूरी है, उनका वोट भी जरूरी है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जिसके वजह से और भी ज्यादा कास्ट का इस्तेमाल होने लग गया पॉलिटिक्स में और कास्ट ने इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल डिसीजंस को। और यही बन जाता है हमारा थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इसी के साथ हमारे तीनों ही फॉर्म्स कास्ट इन पॉलिटिक्स के यहीं पर खत्म होते हैं और हमारा ये टॉपिक जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म होता है। तो बस इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और इस लेक्चर के दोनों ही टॉपिक्स हमने फिनिश कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। यहाँ पर हमने समझा कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, ये बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि कैसे जाति के आधार पर सोशल डिवीजन होना चाहिए सोसाइटी में। उसके बाद हमने ये समझा कि किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में और कैसे कास्ट भी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को 3 तरीकों से। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।